पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, आप बिहार मॉडल को कैसे समझते हैं। तो ऐसी मुख्यमंत्री और ऐसी नेता से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास है, और पश्चिम बंगाल तो खासतौर पर उनके निशाने पर है, क्योंकि वहां और ममता बनर्जी को एक खलनायिका के तौर पर पेश की कि देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बने रहना देश हित में नहीं है। लेकिन बीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दो कारणों से। वो आपको ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ फैसले देते हुए दिखाई देते। ममता बनर्जी की सबसे अच्छी चीज जो उनके पक्ष में जाती है वो है, लेकिन ममता बनर्जी ये काम कर सकती है। नहीं, ममता बनर्जी एक शेरनी है और वो नरेंद्र मोदी देश का कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता को बिहार मॉडल से हरा पाएगी? 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन नतीजा क्या रहा? ममता बनर्जी की सुनामी थी। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया दांव चला है। 26 नवंबर को यानी कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बाकी बड़े नेताओं की एक अहम बैठक है, जहां तय होगा बंगाल में कैसे चलाएं बिहार मॉडल। तो सवाल यह है कि बिहार मॉडल से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? क्या बिहार मॉडल सिर्फ नेताओं का जमावड़ा है? क्या इसमें एसआईआर और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल भी शामिल है? या बिहार मॉडल जमीन से लेकर आलाकमान तक की वो रणनीति है जो सब कुछ मिलाकर बनती है? बिहार में विपक्ष ने जो गलतियां की, क्या ममता बनर्जी बंगाल में वो ना कर उसके उलट सब कर रही हैं? दरअसल जहां एक ओर बीजेपी मॉडल बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी आज भी 3 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं और लोगों से सीधे बात कर रही हैं। उनका काडर जमीनी स्तर पर इतना मजबूत है कि क्या उसके सामने बिहार मॉडल टिक पाएगा? क्या ममता की जमीनी राजनीति के सामने दिल्ली से लाया गया कोई भी मॉडल सफल हो पाएगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से जानेंगे कि ममता बनर्जी की बंगाल की दीवार के सामने बीजेपी का बिहार मॉडल कितना कारगर होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यन का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब जानते हैं बिहार मॉडल ममता की दीवार के बीच। आशुतोष सर, क्या है बिहार मॉडल? पता नहीं आपके दिमाग में क्या है, आप बिहार मॉडल को कैसे समझते हैं और उसको बंगाल मॉडल से कैसे तुलना कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस पार्टी से टूटी और उन्होंने अपना एक अलग अलग पार्टी बनाई, तो बहुत सारे लोग थे जो ममता बनर्जी को कोई भी क्रेडिट नहीं देना चाहते थे और उनको लग रहा था ममता बनर्जी कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी से जितने लोग निकले, बहुत कम लोग थे जो कामयाब हुए। बहुत कम लोगों ने अपने बल पे सरकार बनाई। मुझे तो शायद ही कोई याद पड़ता जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की हो। तो ममता बनर्जी को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, आलाकमान ने भी कोई बहुत सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन ममता बनर्जी में जो एक सबसे बड़ी खासियत थी, वो थी किलर इंस्टिंक्ट। जबरदस्त तरीके से आक्रामक रवैया। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत उनकी थी कि वो हमेशा जमीन से जुड़ के राजनीति करती रही। जिस सीएम की सरकार को ज्योति बसु के रहते हुए एक अपराजेय सरकार माना जाता था कि ये सरकार तो कभी हार ही नहीं सकती, 25 साल तक लगातार वो सत्ता में रहे और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य वो मुख्यमंत्री बने। और तब लोग कोई नहीं मानता था कि ममता बनर्जी जैसी महिला उनको हरा सकती है। और ममता बनर्जी लगातार जमीन से लड़ती रही और यहां तक कि उनके ऊपर कातिलाना हमला भी वामपंथ के लोगों ने किया, उनमें उनकी जान जाते जाते बची। लेकिन लड़ती रही, लड़ती रही, लड़ती रही और अंत में वो कामयाब हुई और अब 3 बार की मुख्यमंत्री है। तो ऐसी मुख्यमंत्री और ऐसी नेता से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कोई मॉडल है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मॉडल है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत पुख्ता हुआ है, वो ये कि हिंदू और मुसलमान की पॉलिटिक्स करिए, धर्म के आधार पे हिंदुओं को पोलराइज करिए, मुसलमानों का डर दिखाइए। और यही डर वो पूरे देश के अंदर दिखा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल तो खासतौर पर उनके निशाने पर है, क्योंकि वहां 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है और उनके कुछ शहरों को
मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे शहरों को तो भारतीय जनता पार्टी जिन शब्दों से उनकी व्याख्या करती वो मैं यहां बोल भी नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई एसआईआर का मॉडल है, मेरे पास जानकारी नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल करती है। और अब आप आने वाले समय में देखिएगा, ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को नोट करिएगा, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल को लेकर इतनी नेगेटिव खबरें टीवी चैनल्स पे चलेंगी, लगातार उन पे डिबेट होगी और ममता बनर्जी को एक खलनायिका के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाएगी और देश को और बंगाल के लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बने रहना देश हित में नहीं है। यह बीजेपी का मॉडल है। यह मॉडल बिहार में भी चल जाता है, यह मॉडल यूपी में भी चल जाता है, यह मॉडल बाकी जगह चल जाता है, लेकिन अभी तक बंगाल में नहीं कामयाब हो पाया है। लेकिन बीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दो कारणों से। एक तो बीजेपी के पास केंद्र की सत्ता है और जैसे कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को डरा धमका के उनको अपने टेंट में लाने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके उन विपक्ष की पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। आने वाले समय में आप देखिएगा किस तरीके से जो तमाम संस्थाएं हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम संस्थाएं वो आपको ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ फैसले देते हुए दिखाई पड़ेंगी, बयान देते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो इस मॉडल से वही लड़ सकता है जिसके अंदर जमीन से जुड़कर राजनीति करने का मादा हो और जो किसी भी हद तक जाकर बीजेपी का सामना करने को तैयार हो। और यही चीज बीजेपी को बहुत परेशान करती है। बिहार के अंदर उनकी वो कामयाब इसलिए हुए, एक तो एसआईआर उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, दूसरा तेजस्वी और महागठबंधन के पास कोई सत्ता अपने हाथ में नहीं थी, तीसरा उनके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट भी नहीं थी, वो जमीन से जुड़कर लड़ने का मादा भी नहीं था जो ममता बनर्जी के अंदर दिखता है। तो इसलिए लेकिन बिहार का बीजेपी का मॉडल वो बंगाल में कामयाब होगा, मुझे इसमें अभी संदेह दिखता है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। बिहार का मॉडल में बहुत चीजें आती ना, तभी तो मैंने शुरुआत में कहा कि जैसे ज्ञानेश कुमार जी शांत रहे, 10,000 रुपए चुनाव के बीच में पहले चरण के बाद पहले सब बढ़ते रहे, बहुत कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया, कोई फर्जी वोटर भी उत्तराखंड से, हरियाणा से, दिल्ली से लाया गया, तो वो सब मिला के मुझे लगा कि ये बिहार मॉडल हो सकता है उनका हो। लेकिन आज तो सर बीजेपी ने, मान लीजिए सरकार ने महिला वोटर मुख्य मुद्दा था, सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मिले महिला वोटर्स के, तो आंकड़े बोलते हैं। और लेकिन सेम तो ममता बनर्जी उधर कर रही हैं, उनकी सारी योजनाएं ज्यादातर जो महिलाओं के लिए हैं, तो वो तो अगर जो आपने बिहार में खेला वो ममता वहां पर और बढ़ा देंगी पैसा, तो फिर वो तो आपका काट निकाल देंगे, तो फिर इसका काट क्या निकालेगी बीजेपी? ममता बनर्जी की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज जो उनके पक्ष में जाती है वो है उनका सरकार में रहना। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के 2 दिन पहले उनके खातों में पैसे नहीं डलवा सकती। हाँ, केंद्र से अगर कोई ऐसी योजना आ जाए तो बात अलग है, मैं उस बारे में मुझे पूरी तरीके से संदेह है, लेकिन ममता बनर्जी ये काम कर सकती है। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा पश्चिम बंगाल की जंग को जीतना। दूसरी बात क्या है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अलग अलग खेमों में बटी हुई पार्टी है। उनके नेताओं में ज्यादातर वो नेता हैं जो दरअसल तृणमूल कांग्रेस से टूटकर उनके पास गए। उनकी अपनी कोई निजी जमीन नहीं है और वो ममता बनर्जी के का जो हथियार है, ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है, उसको ही उनके खिलाफ यूज करने की कोशिश करती है। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ी कामयाबी के साथ करीब 4-5-6 महीने पहले से अपने आप को बंगाल बचाने वाली एक नायिका के तौर पर पेश करने की कोशिश की। जब आपको याद होगा, जब बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही थी और उनके यहाँ छापे डाले जा रहे थे, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा था पहचान करके, तब ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए, बंगला बोलने वालों पर सरकार जो है बहुत आतंक मचा रही है और वो प्रक्रिया एक तरीके से रुक गई है। अब उनके खिलाफ क्या हथियार इनके पास कि भाई आप जो है बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण दे रही हैं। तो बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण दे रही है तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि बॉर्डर आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, 11-12 साल से आपकी सरकार है, बीएसएफ वहां पे है, तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे? आज ममता बनर्जी वहीं पर रोड शो करेंगे, उनसे जो बीजेपी का वोटर है, जो मथुआ समुदाय, तो वो
बीजेपी का वोटर था पहले, उनके विधायक भी सीए कर रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन ममता ज्यादा आगे बढ़ के आगे हाँ हंगर बिल्कुल। स्ट्राइक हो। नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय का एक ये हिंदू लोग हैं हम्म, जो 1971 के बाद और या उसके बाद भी वो बांग्लादेश से भागकर भारत आए हैं और यहाँ पर वो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। उनके मन में ये चिंता हो गई है कि वो क्या करें, वो कहाँ जाएं। तो ममता बनर्जी इस बात को समझ रही थी कि ये चिंता सिर्फ मुसलमानों की चिंता नहीं है, ये चिंता उन हिंदुओं की भी चिंता है जो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं और जिनके जिनके मन में ये डर हो गया है कि अगर ये एसआईआर इसी तरीके से चलता रहा तो वो भी उनको भी देश छोड़ के भारत छोड़ के उनको बांग्लादेश जाना पड़ेगा या उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो सकता है। ममता बनर्जी इस बात को समझ गई और मतुआ समुदाय के आपको याद होगा कि जब पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत करीने से कल्टीवेट करने की कोशिश भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बांग्लादेश गए थे और वहां मतुआ समुदाय की जो एक मंदिर है वहां पे जाके उन्होंने पूजा भी की थी चुनाव के ठीक पहले। उसका संदेश यही था कि मतुआ समुदाय को भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी कदर करती है। ममता इस बात को समझ रही थी, इसलिए ममता बनर्जी फौरन पहुंची वहां पे और वहां पे जाके उन्होंने 3 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही उन लोगों के साथ, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही, उनको बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर एसआईआर के माध्यम से आपके ऊपर किसी तरीके का अत्याचार हुआ तो फिर आपके साथ मैं खड़ी हूं। इसके अलावा आप ये देखिए कि सरकार में होने का जो फायदा है वो ये कि वहां जो बीएलओज है वो बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। कल ही उन्होंने वहां पे जो सीओ है उनके यहाँ एक तरीके से धरना दिया है और सीओ को ये कहना पड़ा है कि हमने अभी तक देखिए यहाँ किसी को सस्पेंड नहीं किया है। तो जो बीएलओज है उनका भी समर्थन वो लेने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, दूसरी सरकारें आपके साथ खड़ी हो या ना खड़ी हो, आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर जो जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है, हम आपके साथ खड़े हैं। ये ममता बनर्जी की राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है और इसीलिए ममता बनर्जी वहां लगातार 3 बार मुख्यमंत्री है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का किला फतह करना आसान नहीं होगा, चाहे एसआईआर हो या एसआईआर ना हो। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से खेल करने की कोशिश की जाएगी। बड़े पैमाने पर जो ममता बनर्जी के समर्थक वोटर हैं उनके ऊपर डेरा डाला जाएगा और हो सकता है उनका नाम भी काटा जाए। ये इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन चूंकि वो सरकार में है, चूंकि वो बीएलओ के साथ खड़ी हुई हैं, इसलिए ये काम आसान नहीं होगा। आशुतोष सर, बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ममता बनर्जी ने एसआईआर शुरू होने से पहले सब सहायता कैंप लगा दिए। उसमें एक आरोप लगाया कि बीजेपी ने आग भी लगा दी। तो हर जगह मदद करने के लिए पहले टीएमसी के कैंप लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ आकर हम आपका पूरा करवाएंगे। बिहार में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो जमीन पर खाली थे विपक्ष पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी की जो राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है उनका कोई मुकाबला। देखिए ममता बनर्जी को दो बड़े फायदे, एक तो बड़ा फायदा एक सरकार के अंदर खुद है, करिश्माई नेता है। दूसरा उनका संगठन भी मजबूत है। जो तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव को या दूसरी विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि अगर आप संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आप बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा नहीं करेंगे तो आप बीजेपी जैसी ताकत से लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या तर्क देती है, इलेक्शन कमीशन क्या बार बार तर्क देता है, आपके बीएलए कहाँ है। ये बहुत अजीबोगरीब तर्क है, कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं। ये बहुत अजीबोगरीब तर्क इसलिए है कि वोटर लिस्ट बनाने का काम जो चुनाव आयोग का है और अगर वोटर लिस्ट में कोई खामी है तो उसके लिए खुद को दोष नहीं देते, वो कहते बीएलए आपके कहाँ है, उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन किया। और जब कंप्लेन करो तो बोले आप कोर्ट क्यों नहीं किया अगर इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता है। ये दरअसल एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये इशू को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। सब कुछ विपक्ष के कंधों पे डाल दो, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कुछ खामी होती तो विपक्ष के जो बीएलए हैं वो उसमें खामी निकालते। खामी ही नहीं इसलिए वो निकाल नहीं पा रहे। जो पत्रकार खामी निकाल रहे थे, क्या उस पर किसी तरीके का एक्शन लिया था इलेक्शन कमीशन ने? कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ब्रिटेन मॉडल है, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। तो बहुत स्मार्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर एक नैरेटिव बनाते हैं कि देखिए हमारी लिस्ट तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई गलती होती तो बीएलए जो वहां पे आके उसको कमजोर उसको बताते, हमें कंप्लेन करते और अगर कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं होती तो आप कोर्ट जाते। अपने घर में नहीं देखना चाहते हो, जो शिकायतें आ रही उस पर कोई कार्रवाई वो करना नहीं चाहते। लेकिन ममता बनर्जी के साथ क्या, चूंकि वो सरकार में है और बहुत मजबूत नेता है, उनका एक संगठन है गांव गांव क्लबों के माध्यम से,
तो वो वहां पे ये तर्क काम नहीं करता। तो एक ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास बचता है, वो ये कि हिंदू मुसलमान के रेटरिक्स को खड़ा करिए, वहां पे जो 70% के आसपास जो हिंदू समुदाय है उनको पोलराइज करिए और उनको अपने पक्ष में वोट डालने के लिए आप एक तरीके से उनके ऊपर डोरे डालिए, ये दिखाते हुए कि देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुस आए हैं और उसका मतलब ये कि बड़े पैमाने पर मुसलमान हैं और उनसे बचने की जरूरत है। मुर्शिदाबाद, मालदा का उदाहरण इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। आखिरी सवाल, आपको लगता है, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के भाषा में ही बीजेपी को जवाब देने की हिम्मत ममता ही रखती है केवल, अगर बीजेपी कुछ ऐसी हरकत करती है तो? नहीं, ममता बनर्जी एक शेरनी है और वो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, उनकी भाषा में बात करती है। हाँ, पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा दीदी ओ दीदी, तो किस तरीके से दीदी ओ दीदी लेके उड़ गई वो। ये जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो तेजस्वी यादव हों या फिर अखिलेश यादव, इनको भी सीखनी चाहिए कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो आपको बीजेपी बनना पड़ेगा। अगर आपको नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो आपको नरेंद्र मोदी बनना पड़ेगा। आप चुपचाप रह के और सोफिस्टिकेटेड तरीके से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। आपको भी जमीन पे उतरना पड़ेगा, आपको भी उसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जिस भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं, जिस भाषा में बीजेपी और उनके प्रवक्ता बात करते हैं, ममता बनर्जी और उनकी प्रवक्ताओं की टीम उसी भाषा में जवाब देती है। आशुतोष सर, हाँ नाम है जवाब। आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी गांधी ना बन के इंदिरा गांधी बने? नहीं, राहुल गांधी अकेले शख्स हैं जो प्रधानमंत्री को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास वो संगठन की ताकत नहीं है। जो अब आप कर्नाटका तो हम लोगों ने जिक्र किया ही था कि सरकार भी है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, लेकिन आपस में लड़ रहे वो, है ना? तो अगर आप आपस में लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरी बात क्या है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो दरबारियों, चापलूसों, चंपुओं से भरी हुई पार्टी है। जो दिन में 12 बजे सो के उठते होंगे और शाम को 7 बजे के बाद उनसे बात करना लगभग मुश्किल हो जाता होगा। ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं उनके। अभी भी कांग्रेस में बहुत अच्छे लोग भी, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं और बहुत जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन जो पुराना जो रोग लगा हुआ है वो इतनी आसानी से जा नहीं रहा। और मैं बार-बार कह रहा हूँ, जब तक उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि नई शर्ट और पैंट पहन के आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सामने थोड़ी फाड़ लेते हैं कि अरे हमारा कार्यकर्ता कितना गरीब है। बहुत कांग्रेस में तो बहुत अलग राजनीति चलती है। कुल मिलाकर अब जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी है, बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देना जानती हैं और जितने उनके कार्ड हैं वो सब ममता को पता है, वो पहले से इसके लिए तैयार भी अभी दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं कि बंगाल में अंकुर, बीजेपी एक का चीज और है, बीजेपी की दाल वहां आसानी से गलेगी नहीं। ममता जो शेरनी है उनके सामने बीजेपी की दाल इतनी आसानी से गलेगी नहीं। बिल्कुल, शेरनी दाल खाती भी नहीं है, तो कुल मिलाकर यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.